हेलो एवरीवन। सभी को नमस्कार है, सभी को वेलकम है एवरीबॉडी इन द क्लास। सो आज हमारा लेक्चर फर्स्ट होने वाला है जिसमें हम बेसिक मैथमेटिक्स डिस्कस करेंगे, जिसमें बेसिक कैलकुलस, जिसमें ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, लाप्लास ऑपरेटर, इनका फिजिकल मीनिंग, इनको डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में किस तरीके से लिख सकते हैं, लाइक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ये सब आज अगर बेसिक अगर अप्रोच समझ आ जाती है तो इसके बाद ईएमटी को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो कि हमारा नेक्स्ट टास्क होगा, उसको समझना बहुत इजी हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहला मैं फर्स्ट टास्क ट्राई करा कि सबसे पहले हम बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक फिजिकल मीनिंग कि ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल क्या होता है। जैसे हमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, और डेल डॉट ई इज इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट, डेल डॉट ई। तो ये क्या है? डाइवर्जेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल मींस ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल मींस इनका ग्रेडियंट मतलब क्या होता है? मैथमेटिक्स, एक्चुअली में ये मैथमेटिक्स है। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, लाप्लास ऑपरेटर, और इन सब का मैथमेटिक्स तो हमें एक्चुअल में फॉर्मूला पता होता है, बट इनका फिजिकल मीनिंग और अगर हम समझ जाते हैं ना तो ईएमटी को समझना और इजी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने फर्स्ट टास्क ट्राई करा कि सबसे पहले हम बेसिक कि हमें कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, स्फेरिकल, पोलर कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल, कार्टेशियन, इन सब की हमें जरूरत क्यों पड़ी और किस टाइम पे हम कौन सा कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे। हम पहले हमारे पास ऑलरेडी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स था तो हम अदर कोऑर्डिनेट्स की जरूरत क्यों पड़ी है। और उसके बाद कर्वीलिनियर, ऑर्थोगोनल, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है अदर कोऑर्डिनेट के कंपैरिजन में। और इसके बाद इन सब का फिजिकली एकदम ऐसे पढ़ेंगे जैसे आपको फील आ जाएगी। सो हम इस लेक्चर में अब देख लेते हैं क्या क्या कंटेंट हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे जिसमें हम कार्टेशियन को कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, कि हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम की क्यों जरूरत है, और इसका इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा, इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा। फिर इसके बाद हम कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम मींस कितने टाइप के कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। फिर इसके बाद इसके करस्पॉन्डिंग स्केलर फैक्टर, जो कि स्केलर फैक्टर आता है वो हमें बताएगा कि डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग स्केलिंग फैक्टर क्या होगा। इसके बाद हम ग्रेडियंट पढ़ेंगे और डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट पढ़ेंगे। फिर डाइवर्जेंस पढ़ेंगे हम डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग। फिर कर्ल पढ़ेंगे डिफरेंट कोऑर्डिनेट लाइक कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल। और फिर इसके बाद लाप्लासन ऑपरेटर पढ़ेंगे, और इसके बाद फिर मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ स्केल फैक्टर, इसके बाद इसकी समरी टेबल, और इसके बाद इसकी एप्लीकेशन वगैरह जो कि मैं बता ही दिया हूँ। ईएमटी सबसे बड़ा बैकबोन है। अगर हमें वेक्टर कैलकुलस, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल का मतलब अगर अच्छे से नहीं पता तो हम ईएमटी को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो इन सबको समझने के लिए, ईएमटी को समझने के लिए सबसे पहले इसलिए हमें इन सब मैथमेटिकल कैलकुलस की, वेक्टर कैलकुलस की इंपॉर्टेंस है। सो एक बार इसको थोड़ा ये डायग्राम के थ्रू और एक बार देख लेते हैं। जैसा वेक्टर्स हम क्या कहेंगे, सो वेक्टर क्वांटिटी विच क्वांटिटी विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। और उसको नोटेशन ए वेक्टर से डिनोट करते हैं। इसमें ए एक्स, ए वाई, ए जेड उसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे। इसके बाद इसके ग्रेडियंट्स की बात करें, सो ग्रेडियंट क्या होता है कि ग्रेडियंट हमें बताता है कि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ अ स्केलर फील्ड मींस किसी क्वांटिटी का मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ अ स्केलर फील्ड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। सो मींस ग्रेडियंट मींस हमें बता रहा है कि कोई फंक्शन का किस रेट से चेंज हो रहा है, मींस कोई फंक्शन किस रेट से चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ग्रेडियंट हमें जैसे मैं बताता हूँ, जैसे तुम किसी ढलान से नीचे आ रहे हो तो तुम ढलान से किस तेजी से नीचे आ रहे हो वह हमें बताएगा ग्रेडियंट। मींस टेम्परेचर ग्रेडियंट हमने पढ़ा है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। मींस टेम्परेचर किस रेट से चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, उसको हम कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। सो जो भी क्वांटिटी में अगर टेम्परेचर, जो भी क्वांटिटी में ग्रेडियंट आ जाएगा तो आप समझ लेंगे कि वो क्वांटिटी डिस्टेंस के साथ किस तरीके से चेंज हो रही, वो हमें बताएगी ग्रेडियंट। सो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ अ स्केलर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू कार्टेशियन, जिसको हम ग्रेडियंट फील्ड कह देते हैं। मीन जो क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस से चेंज होगी उसको हम ग्रेडियंट का नाम दे दिया। अब कोई क्वांटिटी किस तरीके से डाइवर्ज होगी, मींस किस तरीके से फैलेगी, उसको हमने डिफाइन करा किससे? डाइवर्जेंस से।
मेजर ऑफ अ वेक्टर फील्ड फ्लक्स फ्रॉम अ पॉइंट, मींस एक पॉइंट से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर जा रही है या फिर अंदर की ओर आ रही है, उसको हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइवर्जेंस। सो डाइवर्जेंस हमें बतावे कि कोई क्वांटिटी कितना फैली है या फिर कितना स्प्रेड हुई है, मींस डाइवर्ज करी हुई है, मींस एक जगह से दूसरी जगह की ओर डाइवर्ज करी, मींस कितना फैली हुई है, उसको हम डिफाइन करें डाइवर्जेंस। मेजर ऑफ अ वेक्टर फील्ड फ्रॉम अ पॉइंट, जिसको हम डाइवर्जेंस से डिफाइन करें। कर्ल क्वांटिटी हमें बताती है कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो कितना रोटेट कर रही है, रोटेशन को हम किससे डिफाइन करेंगे, कर्ल से करेंगे। सो मेजर ऑफ अ रोटेशन और सर्कुलेशन ऑफ अ वेक्टर फील्ड, उसको मेजर किससे, कर्ल से। सो अब एक बार और फिर से हम रिवाइज करते हैं। वेक्टर वेक्टर एक क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे। ग्रेडियंट हमें कोई वेक्टर फील्ड का किस तरीके से चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, हम उसको मेजर करेंगे ग्रेडियंट से। कोई क्वांटिटी किस तरीके से डाइवर्ज या फिर स्प्रेड हो रही है, उसको मेजर करेंगे डाइवर्जेंस से। कोई वेक्टर फील्ड किस तरीके से रोटेट कर रही है, उसको हम मेजर करेंगे किससे, कर्ल से। ये तीन वेक्टर क्वांटिटी हो। इसके बाद चौथा है लाप्लासन ऑपरेटर। सो द सम ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ अ स्केलर फील्ड, मींस जो स्केलर फील्ड है उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को, उसको हम डिफाइन करें किससे, लाप्लासन ऑपरेटर। सो डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर फाई, मींस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जिसको हम मेजर करेंगे उसको लाप्लासन ऑपरेटर से डिफाइन करें। इसको और अच्छे से फिजिकली हम समझेंगे इन डिटेल वे में लेक्चर में। तो सबसे पहले एक हमारे लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट चाहिए जिसमें एक्स वाई जेड, जो कि हम ऑलरेडी सो मनी टाइम्स यूज कर रहे हैं जनरली। अभी तक हम छोटे जैसे लेकर अभी तक हम जनरली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ही स्टडी कर रहे होते हैं, जिसमें आई जे के कैप यूनिट वेक्टर होते हैं और ईच यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। अब इसके बाद दूसरा कोऑर्डिनेट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, जिसमें रो फाई जेड या फिर एस फाई जेड या फिर और कई जगहों पे आर फाई जेड। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को डिफरेंट डिफरेंट नोटेशन कई बुक्स में दे रखे, तो रो फाई जेड या फिर एस फाई जेड या फिर आर फाई जेड से यूज करते हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम रीजनल सिस्टम, जहां रो फाई जेड हो और इसका रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू कार्टेशियन के साथ भी हम डिस्कस करेंगे, और इसके यूनिट वेक्टर हो जाएंगे रो कैप फाई कैप जेड कैप। स्पेरिकल और पोलर कोऑर्डिनेट्स वहां यूज करेंगे जहां हमें लगेगा कि उस सिस्टम के करस्पॉन्डिंग स्पेरिकल सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, तो वहां हम स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे और इसके करस्पॉन्डिंग हमारे यूनिट वेक्टर हो जाएंगे। इसके करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट पैरामीटर आर थीटा फाई होंगे और इसके करस्पॉन्डिंग जो यूनिट वेक्टर होंगे आर कैप फाई कैप और आर कैप थीटा कैप और फाई कैप होंगे। अब इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो कोऑर्डिनेट सिस्टम, सबसे पहले हम समझते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, और हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को ये सबसे हम फिफ्थ क्लास से पढ़ रखे, बट अब और अच्छे से एक बार फील के साथ समझेंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ मैथमेटिकल फ्रेमवर्क। कोऑर्डिनेट सिस्टम एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है जिसको हम यूज करते हैं स्पेसिफाई करने के लिए कि पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस यूजिंग अ सेट ऑफ नंबर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। मींस अगर जैसे हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं होगा, तो कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा, तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कोई पॉइंट एक जगह से दूसरी जगह की ओर उसका कितना डिस्टेंस होगा। तो हमें कुछ ना कुछ एक रेफरेंस पॉइंट तो लेना होगा, उस रेफरेंस पॉइंट को ही हम डिफाइन करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मींस कोऑर्डिनेट सिस्टम एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है जिसको यूज करते हैं स्पेसिफाई करने के लिए पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, मींस स्पेसिफाई करने के लिए एक पॉइंट को स्पेस में विद द यूजिंग ऑफ सेट ऑफ नंबर, विद द हेल्प ऑफ सेट ऑफ नंबर, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। अब इसके बाद हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत क्यों लगी है, वाई रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत इसलिए लगी है कि टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन स्पेस, हमें पार्टिकल की पोजीशन को लोकेट करने के लिए स्पेस में, टू डिस्क्राइब मोशन मैथमेटिकली, कि मोशन किस तरीके से हो रहा होगा मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। दूसरा, टू सॉल्व फिजिक्स प्रॉब्लम विद सिमेट्री, फिजिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए विद सिमेट्री, इसलिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत है। टू सिंप्लीफाई वेक्टर कैलकुलस इक्वेशन, सिंप्लीफाई करने के लिए वेक्टर कैलकुलस इक्वेशन के लिए। सो इसेंशियल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फ्लूइड मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स एंड रिलेटिविटी, इन सब में हमें डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम सबसे पहले बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम वेक्टर कैलकुलस और इसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स, उन सबको फिजिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं।
इसके बाद इसका फिजिकल मीनिंग की बात करें हम, सो फिजिकल मीनिंग हमें क्या बता रहा है, कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्ट्स लाइक अ एड्रेस सिस्टम फॉर स्पेस। मींस कोऑर्डिनेट सिस्टम एक प्रकार से आप कह सकते हैं एड्रेस का काम कर रहा है स्पेस में। अगर जैसे हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं होगा तो हम कैसे बता पाएंगे कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कितने दूरी पे है, या फिर एक स्पेस में हम हमारे पॉइंट से उस जगह की दूरी कितनी होगी। सो कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करने पे हम बता सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की दूरी कितनी होगी। अब इसके बाद हम कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक तो कार्टेशियन सिस्टम पढ़ेंगे जिसमें हम लोकेशन बाय डिस्टेंस अलोंग स्टेट एक्सिस। मींस कार्टेशियन सिस्टम में हम क्या करेंगे, जो लोकेशन को बताएंगे वो विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस के थ्रू बताएंगे विद स्टेट एक्सिस। और पोलर सिस्टम में हम क्या करेंगे, लोकेशन बताएंगे विद डिस्टेंस एंड एंगल्स। मींस जो पोलर सिस्टम में, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम जो पोजीशन या फिर जो डिस्टेंस बता रहा है वो किसकी वजह से बता रहा है, ओनली पोजीशन मींस ओनली डिस्टेंस के थ्रू बता रहा है। बट पोलर सिस्टम में हमें डिस्टेंस की भी जरूरत पड़ेगी और एंगल की भी जरूरत पड़ेगी। और स्फेरिकल सिस्टम में हमें रेडियस एंड एंगुलर डायरेक्शन, मींस रेडियस की भी जरूरत पड़ेगी, एंगुलर डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अलावा एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में भी हमें रेडियस की भी जरूरत पड़ेगी और एंगुलर डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। इन सबको हम डिटेल में समझेंगे अभी थोड़ी देर में। अब इसके बाद अगला होता है हमारा कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, सो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें कोऑर्डिनेट्स लाइंस में बी कर्व्ड इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट। मींस इसमें कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक प्रकार से कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें कोऑर्डिनेट्स लाइंस होती हैं वो स्ट्रेट ना होकर एक प्रकार से कर्व्ड लाइंस होती हैं, स्ट्रेट ना होकर एक प्रकार से कर्व्ड लाइंस होती हैं। अब इसके बाद ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर सिस्टम, ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होगा, इफ अ कोऑर्डिनेट्स सरफेस इंटरसेक्ट म्यूचुअली एट राइट एंगल, अब कोऑर्डिनेट सरफेसेस इंटरसेक्ट करें म्यूचुअली परपेंडिकुलर विद ईच अदर, देन हम कह सकते हैं कि सिस्टम इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। मींस हम कह सकते हैं ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक स्पेशल केस है जिसमें हम कह सकते हैं कि जो ऑर्थोगोनल सरफेसेस हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली। सो उसके करस्पॉन्डिंग हम कह सकते हैं कि वो सिस्टम के करस्पॉन्डिंग हम कह सकते हैं कि ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा और हर एक सरफेस परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करे विद ईच अदर। सो उसके करस्पॉन्डिंग हम कह सकते हैं ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ। इसके एग्जांपल देखें हम, सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें पता है यूनिट वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं जिसमें टाइप्स ऑफ ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हमारे पास कितने टाइप के ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उन सबको धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें पता होगा कि दिस इज एक्स एक्सिस जो कि हम छोटे से पढ़कर है, दिस इज अवर वाई एक्सिस और एक और यहाँ जेड एक्सिस भी होती है। बट हमें 2D सिस्टम में यूज करें तो हमें एक्स और वाई, 2D स्पेस में हमें दो कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट है इसलिए हमने ये एक्स और वाई को इसको लोकेट कर दिया कहां से, एक ओरिजिन से। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स मी नहीं होते तो हम कैसे बता पाते कि ये पार्टिकल किस जगह पे कितनी दूरी पे है। सो इसलिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत है। पोजीशन डिस्क्राइब्ड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस, मीन जो पोजीशन को डिस्क्राइब्ड करे बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस, उसको हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हम इसको लिखते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप प्लस जेड के कैप। इसका फिजिकल मीनिंग की बात करें तो बेस्ट स्टडी फॉर रेक्टेंगुलर सिमेट्री, इसको बेस्ट सूटेड फॉर रेक्टेंगुलर सिमेट्री, बहुत बेस्ट सूट है किसके लिए, रेक्टेंगुलर सिमेट्री के लिए। एप्लीकेशन की बात करें सो प्रोजेक्शन मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह है, रेक्टेंगुलर ज्योमेट्रीज और क्लासिकल मैकेनिक्स जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स हम यूज कर रहे होते हैं
उसमें हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वगैरह यूज करो। और जबकि हम छोटे से लेकर 12th क्लास तक मैक्सिमम चीज़ हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही स्टडी करते हैं। जब हम हायर स्टडीज में जाते हैं जब जाके तो हमें कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं। दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट्स में 2 कोऑर्डिनेट्स ही होते हैं, आर और थीटा, और ये 2D सिस्टम है। 2D सिस्टम में हम इसको यूज कर रहे होते हैं। पोजीशन रिप्रेजेंटेड बाय रेडियल डिस्टेंस एंड एंगल। सो पोलर कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? पोजीशन, पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं विद रेडियल डिस्टेंस एंड एंगल। जैसे इस पॉइंट को हमें रिप्रेजेंट करना है तो इसका एक तो हम रेडियल डिस्टेंस लेंगे और इसका एंगल लेंगे। सो आर कोमा थीटा, इसको हम डिफाइन करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। इसका फिजिकल मीनिंग की बात करें तो सूटेबल कब होगा? जब सर्कुलर सिमेट्री होगी। यही करा कि कब क्या कौन सा कोऑर्डिनेट यूज करना, हम इसको भी डिटेल वे में समझेंगे। सो पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हैं जब हमारे पास सर्कुलर सिमेट्री। इसके बाद इसकी एप्लीकेशन की बात करें, सर्कुलर मोशन में हम इसका बहुत यूज करते हैं, वेव मोशन में यूज करते हैं, सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम में भी हम इसका बहुत यूज करें क्योंकि वो 2D प्रॉब्लम है। अब इसके बाद अगला कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये एक 3D सिस्टम है जिसमें इसके डिफरेंट डिफरेंट नोटेशन आर, फाई, जेड। कई बुक में और क्या डिफाइन करते हैं? एस, फाई, जेड। और कौन से कोऑर्डिनेट चाहिए हमें? और चाहिए हमारे लिए रो, फाई, जेड। सो ये डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में ये साइन यूज कर रहे होते, तो मैं इसलिए लिख दिया हूं कि कई बार अगर आप किसी अदर बुक में चेक करें तो आपको डिफरेंट साइन लगे तो आप कंफ्यूज ना है कि कहीं मैंने रॉन्ग तो नहीं पढ़ लिया। तो अदर बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट साइन नोटेशन यूज करते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, तो उससे कोई कंफ्यूज ना हो। आर, एस या फाई, डिस्टेंस को जो रेडियल डिस्टेंस होता है उसको डिफाइन कई बार आर से करते, कभी एस से करते, कभी रो से करते, बट फाई और जेड तो सेम ही रहे। अब इसके बाद हम इसको कैसे करेंगे कि ये कॉम्बिनेशन होगा पोलर कोऑर्डिनेट्स इन प्लेन प्लस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इन वर्टिकल डायरेक्शन। मींस इसको मैं नोटेशन से ड्रॉ करता हूं। ये तुम्हारा हो जाएगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये तुम्हारा बन गया। ये तुम्हारा हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा हो जाएगा वाई एक्सिस, और ये हो जाएगा जेड एक्सिस। सो एक्स और वाई एक्सिस के लिए तो हमें पता प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। आर, यहां से यहां तक की दूरी, जैसे ये मैं पॉइंट लेता हूं, ये आर, जैसे इस एंगल पे हमने डिफाइन करा आर कोमा थीटा, तो ये तो हमारा प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। इसके बाद अब ये वर्टिकल डिस्टेंस में जाने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट चाहिए वो जिसको जेड कोऑर्डिनेट, इसलिए हम इसको करें सिलेंड्रिकल कॉम्बिनेशन ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। कॉम्बिनेशन है किसका? पोलर कोऑर्डिनेट्स इन प्लेन प्लस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इन वर्टिकल डायरेक्शन। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इन वर्टिकल डायरेक्शन। सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स किसमें हो? वर्टिकल डायरेक्शन में। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स प्लस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, इनका कॉम्बिनेशन को हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। इसमें आर फाई जेड, इसको एक्स इज इक्वल टू आर कोस फाई, वाई इज इक्वल टू आर साइन फाई और जेड इज इक्वल टू जेड। और प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब इसके बाद इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो करंट कैरिंग वायर्स जो ईएमटी में हम यूज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड्स में, सिलेंडर्स वगैरह में यूज करेंगे, फ्लूइड फ्लो इन पाइप्स इसका यूज करेंगे। जहां हमें सिलेंड्रिकल सिमेट्री लगेगी उसके करस्पॉन्डिंग हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे। जैसे हम एक इनफाइनाइट वायर ले लें, उसमें मैग्नेटिक करंट फ्लो करा दे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड उसको हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको स्टडी करेंगे। इसके बाद अगला कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें चाहिए आर थीटा फाई, आर थीटा फाई, आर थीटा फाई। सो एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा कोस फाई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। इसके बाद इसका फिजिकल मीनिंग, तो ये सूटेबल होगा जहां हमारे लिए स्पेरिकल सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही हो, वहीं हम इसका यूज करेंगे।
इसकी एप्लीकेशन तो ईएमटी में स्टार्टिंग ही जहां से करेंगे ना, तो सबसे पहले स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करने वाले हैं। एक स्फीयर ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, सब में हम स्पेरिकल सिमेट्री यूज करने वाले हैं। सो अब हम कह सकते हैं ईएमटी आधे ज्यादा भी स्पेरिकल सिमेट्री पर ही बेस्ड है। इसकी एप्लीकेशन की बात करें, एटॉमिक फिजिक्स में यूज करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज करेंगे, ग्रेविटेशन में यूज करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स में यूज करेंगे। अब इसके बाद अगला फैक्टर है जो कि स्केल फैक्टर है। अब स्केल फैक्टर क्या होता है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो स्केल फैक्टर डिस्क्राइब करता है हाउ स्मॉल डेसिमल डिस्टेंस चेंजेस विद कोऑर्डिनेट्स। मींस स्मॉल डिस्टेंस किस तरीके से चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट्स, उसको डिफाइन कर रहे हैं हम स्केलर फैक्टर। सो स्केलर फैक्टर डिस्क्राइब करता है हाउ इनफिनिटेसिमल डिस्टेंस चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट्स। इफ अ कोऑर्डिनेट जनरल कोऑर्डिनेट u1 u2 u3 है, और हमने डिफाइन कर दिया dr1 इज इक्वल टू h1 h1 du1 e1 कैप प्लस h2 du2 e2 कैप प्लस h3 du3 e3 कैप। u1 u2 u3 ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स है। सो स्केलर फैक्टर को हम डिफाइन करेंगे कैसे, h1 hi इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ डेल r वेक्टर अपॉन डेल ui। ऐसी एच आई डिफाइन कर दिया, मीन जनरलाइज कर दिया। अब जैसे मैं h1 कह देता आपसे, तो h1 को कैसे डिफाइन करते, डेल आर वेक्टर अपॉन डेल u1। ऐसे ही h2 को कैसे डिफाइन करते, डेल आर वेक्टर अपॉन डेल u2। और h3 को डिफाइन कैसे करते, डेल आर वेक्टर अपॉन डेल u3। सो ये हो जाएगा स्केलर। सो स्केलर फैक्टर मींस हम स्मॉल चेंज के लिए चेक करेंगे कि कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से चेंज होता है। स्मॉल चेंज करने पे उसका कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से चेंज हो रहा होता है, उसको हम डिफाइन कर दिए। एक तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट u1 u2 u3, फिर उसके करस्पॉन्डिंग हमने डिफाइन करा स्मॉल लाइन एलिमेंट dr वेक्टर h1 du1 e1 कैप h2 और e1 कैप e2 कैप e3 कैप, ये क्या यूनिट वेक्टर है। अब hi इज इक्वल टू डेल आर आई अपॉन डेल ui। अब उसके करस्पॉन्डिंग h1 h2 h3 स्केलर फैक्टर हम फाइंड करेंगे। अब इसके बाद हमें इसको फाइंड करना होगा लाइन एलिमेंट्स, सरफेस एलिमेंट्स, और अगला हमारा वॉल्यूम एलिमेंट्स, इन सबको फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जाते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें पता है ds स्क्वायर इज इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर। इसके लिए वॉल्यूम एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल टू dx dy dz। और इसके बाद इसके सरफेस एलिमेंट की बात करें, dsx इज इक्वल टू dy dz, dy s by इज इक्वल टू dx dz, ds z इज इक्वल टू dx dy। मैं इसको एक बार और फील करा देता हूं। जैसे हमें पता है ये तुम्हारी x एक्सिस है और ये तुम्हारी y एक्सिस है। सो इसके करस्पॉन्डिंग हमें पता है ds वेक्टर जो कि एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा। अगर जैसे मैंने कहा ds वेक्टर, सो ds वेक्टर जो ds एक सरफेस आएगी वो उसके परपेंडिकुलर आएगी, तो उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, dy और dz होंगे। ऐसे dsy के लिए dx dz हो जाएंगे और dsz के लिए dx dy हो जाएंगे। और वॉल्यूम एलिमेंट क्या हो जाएगा, dx dy dz हो जाएगा। ऐसे ही इसके करस्पॉन्डिंग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के करस्पॉन्डिंग और देख लेते हैं स्केलर फैक्टर हमारे लिए सिलेंड्रिकल। देख कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग स्केलर फैक्टर h1 की वैल्यू 1 है, h2 की वैल्यू भी 1 है, h3 की वैल्यू भी 1 है। अब इसके बाद ऐसे ही हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्केलर फैक्टर को चेक करेंगे। सो स्केलर फैक्टर HR के करस्पॉन्डिंग रेडियल डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग स्केलर फैक्टर की वैल्यू 1 है, फाई डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग स्केलर फैक्टर की वैल्यू r आती है, HZ के करस्पॉन्डिंग 1 आती है। इसके बाद लाइन एलिमेंट्स की बात करें, सो ds स्क्वायर इज इक्वल टू dr स्क्वायर प्लस r स्क्वायर d फाई स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर। लाइन एलिमेंट का एक जनरल फॉर्मूला और लिख देता हूं, dl वेक्टर को इज इक्वल टू h1 dq1 e1 कैप h2 dq2 e2 कैप h3
dq3 e3 कैप। इसको थोड़ा इधर करता हूं मैं, h3 dq3 e3 कैप। सो ये हमारा हो जाएगा जनरल फॉर्मूला। अब हमें पता है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में h1 h2 की वैल्यू हमारी 1 है, r है, फाई है। सो हम dl एलिमेंट लाइन एलिमेंट वेक्टर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या लिखेंगे, dq1 r है और r इसके करस्पॉन्डिंग r फाई z लिख रहा है जनरलाइज कोड। सो क्या हो जाएगा dr r कैप प्लस r d फाई फाई कैप और एच जेड की करस्पॉन्डिंग मीन्स 1 है। सो डी जेड जेड कैप। ये होगा लाइन एलिमेंट सिलेंड्रिकल के लिए। ऐसी लाइन एलिमेंट हम कार्टेशियन के करस्पॉन्डिंग भी लिख सकते हैं। कार्टेशियन की करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, डी आर वेक्टर इज इक्वल टू डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। और उसके बाद वॉल्यूम एलिमेंट की बात करें, हाँ वॉल्यूम एलिमेंट का भी जनरल फॉर्मूला लिख ही देता हूं मैं, डी वी इज इक्वल टू h1 h2 h3 dq1 dq2 dq3। सो h1 h2 h3 1 इंटू r, ये हो जाएगा r dr d फाई डी जेड। ये देखो कितना सिंपल है। एक बार आपने जनरल फॉर्मूले अगर याद कर लें तो उससे इजी हो जाएगा, और जैसे कभी फॉर्मूले भूल भी जाते हैं तो कन्वर्ट करना आता हो। ऐसी सरफेस एलिमेंट की बात करें, सो डी एस आर इज इक्वल टू आर डी फाई डी जेड आर डी फाई डी जेड डी फाई डी एस फाई सरफेस के करस्पॉन्डिंग डी आर डी जेड हो जाएगा, डी एस जेड के करस्पॉन्डिंग आर डी फाई हो जाएगा सरफेस एलिमेंट। अब इसके बाद ऐसे हमें स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स में और देखना होगा। स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में लाइन एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, डी एल वेक्टर इज इक्वल टू एच वन डी आर। सो क्या हो जाएगा डी आर आर कैप और क्या हुआ आर टी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप। सो ये हमारा एलिमेंट डीएल वेक्टर हो जाएगा। इसके बाद हमारा लाइन एलिमेंट हुआ, ऐसे ही हमारा वॉल्यूम एलिमेंट और लिख लेते हैं, डीवी वेक्टर इज इक्वल टू h1 h2 h3 dq1 dq2 dq3। सो आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव। सो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा वॉल्यूम एलिमेंट भी हो गया। और ये सरफेस एलिमेंट्स एस आर के करस्पॉन्डिंग मीन्स आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाइव डी एस थीटा के करस्पॉन्डिंग आर साइन थीटा डी फाइव और डी एस फाइव सरफेस के करस्पॉन्डिंग आर डी थीटा। अब इसके बाद ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल। आई होप कि हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करें, क्योंकि इसको और डिटेल वे में समझाना होगा, क्योंकि हमें ग्रेडियंट भी समझना है, डाइवर्जेंस भी समझना है, कर्ल भी समझना है और उसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में भी पढ़ना है। और इसके अलावा हमें ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन भी पढ़ना है कि सिलेंड्रिकल से स्फेरिकल कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल कार्टेशियन से स्फेरिकल कार्टेशियन और स्फेरिकल से कार्टेशियन या कार्टेशियन से स्फेरिकल में कैसे जा सकते हैं। सो हम इसको अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल को डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा, मैं कोशिश करूं कि हाफ एन आवर या थोड़ा ऊपर नीचे, बस इतने में ही आपको धीरे धीरे स्मॉल कंटेंट बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक वे मिले, जिससे लर्न करना इजी हो। मैंने कई बार देखा कि लेक्चर बहुत बड़ा दे देता हूं तो बच्चे का मन जल्दी से हट जाता है, अगर उसको छोटा लेक्चर लगता है तो वो 1.25 या 1.5 स्पीड पर देखकर बहुत
ईजिली अंडरस्टैंड कर लेता है और उसको रहता है कि अगला लेक्चर कब आएगा जिसको मेरे को देखना होगा, जिससे उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ा रहती है। और एकदम से बड़ा लेक्चर दे देता हूँ तो उसका मन जल्दी से कहता है कि यार इतना बड़ा लेक्चर है, मैं कैसे देखूंगा, कैसे समझ आएगा। छोटा लेक्चर वो कम होगा, और छोटे छोटे लेक्चर में मैं डिलीवर इसलिए करता हूँ जिससे चीजें समझना आसान हो और मन भी लगा रहे और ईजी भी समझना हो। और वही चीज को एक ही बार मैं 2 घंटे का लेक्चर दे दूं तो वही चीज को ऐसा लगे कि बोरिंग सा हो रहा है। धीरे धीरे अच्छे से और सिस्टमेटिक वे में समझें और स्मॉल स्मॉल लेक्चर में समझे तो वो चीजें ग्रासअप करना इजी होता है और समझ जल्दी आ जाती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने कई बार ऑब्जर्व करा है कि कोई चीज को 2 घंटे में एक ही बार में समझा दूं, या कोई चीज को आधे आधे घंटे या फिर 45-40 मिनट में धीरे धीरे समझा के 2 लेक्चर में समझाओ तो बच्चे ग्रास बहुत अच्छे से करेंगे और समझ भी उनको जल्दी और अच्छे से आता है एज कम्पेयर टू एक ही बार में 2 घंटे में वो चीज को समझा। सो आई होप कि लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। और लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्सों के साथ। और जहां कहीं भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से डाउट क्लियर कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। प्लीज ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, और जहां कहीं भी डिस्कस हो ग्रुप में डिस्कस कर लें, या फिर कुछ पर्सनल प्रॉब्लम या फिर कुछ पर्सनल डाउट्स हो उसको मेरे से पर्सनली शेयर कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू ऑलवेज, एंड मेरी तरफ से जो भी हेल्प हो सकती है आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू गाइज। बट जस्ट ओनली वन रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड कि प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड से ताकि और लोगों को भी इस क्वालिटी ऑफ कंटेंट की हेल्प मिल सके और मुझे और मोटिवेशन मिल सके आपके लिए और बेहतर क्वालिटी कंटेंट मिल सके आप। सो वी विल मीट वेरी सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। कीप इट अप, बाय बाय, टेक केयर।